इमेजिन कीजिए कि हम कल सुबह उठें और अचानक ये पता चले कि बैंक अकाउंट में जो पैसा है ना, जो सालों से वही हैं। हाँ बिल्कुल, वो पैसा उन नियम और शर्तों पर काम ही नहीं करता जिन्हें हम बचपन से जानते आए हैं। मतलब हम हमेशा यही सोचते हैं कि पैसा वैसा ही रहेगा जैसा एक पुराने चमड़े के बटुए में होता था, सही बात है। जिसलिए हम बाकायदा छू सकते हैं। एग्जैक्टली। उस बटुए में रखे नोट गिने जा सकते हैं, सिक्कों का वजन हाथ में महसूस किया जा सकता है, सब कुछ एकदम सामने होता है, फिजिकली ठोस होता है। लेकिन सच तो ये है कि वो ठोस बटुआ पूरी तरह से गायब हो रहा है। और पिछले कुछ वक्त में जो बदलाव आया है वो सिर्फ पेपर मनी से प्लास्टिक कार्ड तक का नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसे फ्यूचर में जा रहे हैं जहां पैसे का पूरा आधार ही बदल चुका है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इस रियलिटी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मेरा मतलब है कि ये कोई नया टेक ट्रेंड या सिर्फ एक नया ऐप आने वाली बात नहीं है। राइट। ये पैसे, वैल्यू और ओनरशिप की पूरी लैंग्वेज का बदलाव है। और लोग इस बदलाव को समझने के बजाय या तो उससे डर रहे हैं, हाँ, या फिर फोमो में आ रहे हैं। एग्जैक्टली। फोमो में आकर बिना सोचे समझे बस गलत फैसले ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का हमारा जो मेन फोकस है वो क्रिप्टो रेडीनेस पर है। हमारे टेबल पर पिछले कुछ दिनों से ऐसी कई केस स्टडीज और रिसर्च नोट्स हैं। जैसे एक बहुत ही इन डेप्थ लेख है नेविगेटिंग द डिजिटल शिफ्ट, जिसने एक बहुत ही क्लियर तस्वीर सामने रखी है। बहुत ही शानदार डेटा है उसमें। हाँ, तो आज की इस चर्चा का मिशन बहुत सिंपल है। हमें ये समझना है कि एक आम इंसान जिसे शायद कोडिंग का सी भी नहीं आता, जो ना तो कोई तकनीकी विशेषज्ञ है और ना ही वॉल स्ट्रीट का कोई ट्रेडर, वो इस बदलते डिजिटल परिदृश्य के लिए खुद को सच में कैसे तैयार कर सकता है। राइट। क्योंकि अगर हम पिछले 20 सालों को देखें तो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हमें HTML लिखना नहीं सीखना पड़ा था। बिल्कुल सही कहा। या फिर UPI से सब्जी वाले को पेमेंट करने के लिए किसी ने पेमेंट गेटवे की कोडिंग थोड़ी सीखी थी। नहीं सीखी। तो फिर इस क्रिप्टो डिजिटल वैल्यू के भविष्य को समझने के लिए किसी को टेगी क्यों बनना पड़ेगा? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि असली तैयारी का मतलब सट्टेबाजी या रोज ट्रेडिंग स्क्रीन्स के सामने बैठना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। असली तैयारी का मतलब सिंपली साक्षरता है। मतलब बिना किसी पैनिक के, बिना किसी डर के, बस रैशनली ये समझना कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। लोग अक्सर रेडीनेस को एक्शन से कंफ्यूज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि तैयार होने का मतलब है तुरंत किसी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना और पैसे डालना। हाँ, क्योंकि सब यही तो कर रहे हैं आजकल। जबकि पहला कदम सिर्फ समझना और ऑब्जर्व करना है। पर लोग तो सीधा इन्वेस्ट करने ही भागते हैं ना। मतलब सबको लगता है कि बस जल्दी से एंट्री ले लो और रातों रात पैसा डबल कर लो। और वही सबसे बड़ी गलती है। हमारे जो भी रिसर्च नोट्स हैं वो क्लियरली हाईलाइट करते हैं कि भविष्य के लिए तैयार होने की शुरुआत एक नई वोकैबुलरी यानी शब्दावली को समझने से होती है। वोकैबुलरी? हाँ, जब तक किसी को भाषा नहीं आएगी वो उस नए देश में सरवाइव नहीं कर सकता। एक मिनट रुकिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें टेक एक्सपर्ट नहीं बनना है, पर अब आप कह रही हैं कि हमें शब्दावली समझनी पड़ेगी। हाँ। मतलब जब लोग रोज बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, स्टेबल कॉइन या CBDC की बातें करते हैं तो एक आम इंसान तो कंफ्यूज ही होता है ना। बिल्कुल होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी नए देश में जाने से पहले वहां की भाषा के कुछ बुनियादी शब्द सीख लेना ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके। लेकिन क्या सिर्फ शब्दावली जान लेना काफी है? देखिए, उन्हें रटना नहीं है, उनके पीछे का मैकेनिज्म और फर्क समझना है। लेट मी ब्रेक इट डाउन। हाँ प्लीज। देखिए, जब कोई बिटकॉइन या इथेरियम की बात करता है तो वो डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट नेटवर्क्स की बात कर रहा है। इन्हें कोई एक सेंट्रलाइज्ड बैंक या किसी देश की सरकार कंट्रोल नहीं करती। ओके। ये प्योर मैथमेटिक्स, क्रिप्टोग्राफी और कम्युनिटी के कंसेंसस पर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक टर्म आती है CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो सरकारें ला रही हैं। एग्जैक्टली। ये इफेक्टिवली सरकार का अपना पैसा है, जैसे रुपया या डॉलर, बस पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में। इसे केंद्रीय बैंक पूरी तरह से कंट्रोल और ट्रैक करती है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। बिल्कुल ऑपोजिट है। और इन दोनों एक्सट्रीम एंड्स के बीच में आते हैं स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स, जैसे कि उनका नाम सजेस्ट करता है कि वो स्टेबल होते हैं। पर क्रिप्टो में कुछ स्टेबल कैसे हो सकता है? यही तो कैच है। स्टेबल कॉइन्स प्राइवेट क्रिप्टो होते हैं, वो ब्लॉकचेन पर ही चलते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू किसी रियल वर्ल्ड एसेट से जुड़ी होती है। जैसे किसी करेंसी से? हाँ, जैसे US डॉलर से। तो एक स्टेबल कॉइन हमेशा $1 के बराबर ही रहेगा।
इसमें बिटकॉइन जैसा भारी उतार चढ़ाव नहीं होता। अच्छा। अब जो आपका सवाल था कि एक आम इंसान को ये फर्क क्यों पता होना चाहिए, हाँ। क्योंकि कंफ्यूजन ही स्कैम्स की सबसे बड़ी वजह है। लोग अक्सर लापरवाही के कारण अपने पैसे नहीं गंवाते। तो किस वजह से गंवाते हैं? वो गलत नैरेटिव्स और आत्मविश्वास से भरे मार्केटिंग दावों में फंसकर गंवाते हैं। अगर वोकैबुलरी क्लियर होगी तो कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी मीम कॉइन को भविष्य का डिजिटल रुपया बताकर किसी को बेच नहीं पाएगा। ये बात तो है। जब तक फर्क नहीं पता होगा, लोग हर नई डिजिटल चीज को एक ही चश्मे से देखेंगे और बिना सोचे समझे रिस्क लेंगे। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक बार कोई बेसिक शब्दों का मैकेनिज्म समझ गया तो अगला स्टेप ये जानना है कि इन चीजों का असल दुनिया में इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। मतलब सिर्फ शब्द जानना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे जो रिसर्च नोट्स हैं वो इस बात पर बहुत स्ट्रांगली जोर देते हैं कि हमें न्यूज़ हेडलाइंस के बजाय उनके यूज केसेस यानी व्यावहारिक उपयोग पर नजर रखनी चाहिए। सही बात है। लेकिन मीडिया का तो बिल्कुल अलग ही गेम चलता है। आज हेडलाइंस होंगी कि क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया, कल आएगा कि फलां सेलिब्रिटी ने ये कॉइन एंडोर्स कर दिया। सब कुछ सिर्फ ड्रामा और कीमतों के उतार चढ़ाव पर फोकस लगता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हम देख पाएंगे कि तकनीक की सबसे सच्ची प्रोग्रेस तब होती है जब वो मीडिया के लिए बिल्कुल बोरिंग हो जाती है। बोरिंग? हाँ, मतलब वो पर्दे के पीछे चली जाती है। जब तक कोई चीज़ हेडलाइन में है तब तक वो उथल पुथल के फेज में है, लेकिन असली शिफ्ट तब आता है जब टेक बुनियादी ढांचा का हिस्सा बन जाता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का। एग्जैक्टली। लेट्स टेक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। हाँ, ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है। अगर किसी बिजनेस को आज दूसरे देश में तुरंत पैसे भेजने तो ट्रेडिशनल स्विफ्ट सिस्टम में कई दिन लग जाते हैं। और फीस भी तो कितनी ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। इंटरमीडियरी बैंक्स इतनी हेवी फीस काट लेते हैं कि एक्चुअल अमाउंट बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां स्टेबल कॉइन्स और ब्लॉकचेन गेम चेंज कर रहे हैं। बड़े वित्तीय संस्थान अब सेटलमेंट के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। ट्रांसफर सेकंड्स में हो जाता है और कॉस्ट ना के बराबर आती है। उन बैंक्स को बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाने या नीचे आने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस काम से मतलब है। हाँ, उन्हें सिर्फ इस नेटवर्क की स्पीड और सिक्योरिटी से मतलब है। क्या सरकारें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉकचेन यूज कर रही हैं? जब इन सवालों के जवाब हाँ में मिलने लगते हैं तो समझ जाना चाहिए कि अब ये कोई कसीनो नहीं रहा, ये समाज के लिए उपयोगी बन रहा है। ये पूरी बात मुझे इंटरनेट के शुरुआती दिनों की याद दिला रही है। वो कैसे? मतलब शुरू में लोग इंटरनेट को बस एक एंटरटेनमेंट का टूल समझते थे। हर जगह सिर्फ चैट रूम्स की बातें होती थी। हाँ, बिल्कुल। किसी ने नहीं सोचा था कि चर्चा चैट रूम से हटकर ऑनलाइन बैंकिंग और ई-कॉमर्स की उपयोगिता पर आ जाएगी। बोरिंग चीजें ही एक्चुअली सिस्टम को चलाती हैं। और इस नए सिस्टम में जब वैल्यू सीधे डिजिटल रूप ले रही है तो धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ रहा है। और यहीं से आता है तैयारी का अगला सबसे लॉजिकल और सबसे जरूरी पहलू, डिजिटल सिक्योरिटी। डिजिटल सिक्योरिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब बात डिजिटल हाइजीन की आती है तो ज्यादातर लोग बहुत आलसी होते हैं। बहुत ज्यादा। अगर ईमेल या बैंक अकाउंट का पासवर्ड भूल गए तो बस फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया और ओटीपी से रीसेट कर लिया। एक सेफ्टी नेट हमेशा फील होता है कि कस्टमर केयर को फोन करके हम सब ठीक करवा लेंगे। और यही माइंडसेट इस डिजिटल फ्यूचर में सबसे बड़ी लायबिलिटी बनने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बैंकिंग में बैंक एक कस्टोडियन होता है, वो आपके पैसे की रखवाली करता है। अगर किसी ने आपके कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर दिया तो आप बैंक को कॉल करके चार्जबैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स तो मैथमेटिकली इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार गया तो गया। बिल्कुल। एक बार पैसा डिजिटल वॉलेट से गया तो परमानेंटली गया। वहां कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसे कॉल करके आप ट्रांजैक्शन रिवर्स करा सकें। ये तो काफी डरावना है। हाँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हमारे मोहल्ले में अचानक से बहुत सारे नए बैंक खुल रहे हों और हर जगह पैसे का लेन देन बहुत तेजी से बढ़ गया हो तो भले ही हम उन नए बैंकों में जाके अकाउंट ना खोलें, लेकिन हमें अपने घर के ताले जरूर मजबूत कर लेने चाहिए। बहुत सटीक एनालॉजी है ये, क्योंकि क्रिप्टो कल्चर में हमेशा से उत्साह का फायदा उठाकर धोखेबाजी होती रही है। स्कैम्स बहुत कॉमन है। बहुत। इसलिए डिजिटल अनुशासन कभी बेकार नहीं जाता, चाहे आप क्रिप्टो एसेट रखें या ना रखें। भविष्य में पहचान, ओनरशिप और एक्सेस बहुत गहराई से जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मजबूत पासवर्ड्स यूज करना, बेहतर अकाउंट प्रोटेक्शन जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना। हाँ, 2FA तो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, स्कैम्स, फेक लिंक्स या ऐसे मैसेजेस जो तत्काल वित्तीय एक्शन की मांग करते हैं, उनके प्रति अधिक सतर्क रहना। जो पैनिक क्रिएट करते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। एग्जैक्टली। उन पे कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पर एक सेकंड,
मुझे यहाँ एक प्रैक्टिकल इशू दिख रहा है। हमने टर्म समझ लिए, यूज केसेस देख लिए, सिक्योरिटी की बात भी कर ली, पर हर इंसान की लाइफ, उसका प्रोफेशन बिल्कुल अलग होता है ना। एक स्टूडेंट और एक बिजनेस ओनर के लिए क्रिप्टो रेडीनेस का मतलब एक जैसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है जैसे हम वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक जैसा नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो असल में काम नहीं करता। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हैं। वन साइज फिट्स ऑल यहाँ काम नहीं करता। हर व्यक्ति के पेशे के हिसाब से तैयारी अलग होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए अलग अलग पर्सोनाज में देखते हैं। सबसे पहले छात्रों की बात करते हैं। उनके लिए फ्यूचर लिटरेसी पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि भविष्य में काम और पैसा कैसे काम करेगा। और अगर बात करें माता पिता की, क्योंकि बच्चे तो आजकल पूरी तरह से डिजिटल गेम्स में घुसे रहते हैं। माता पिता के लिए तैयारी का मतलब है अगली पीढ़ी के डिजिटल एसेट्स के नजरिए को बिना डरे समझना। मतलब वो जो गेम्स में वर्चुअल चीजें खरीदते हैं, हाँ, उन्हें सही दिशा दिखाना ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। फेयर इनफ। और उन प्रोफेशनल्स के लिए जो ट्रेडिशनल जॉब्स में हैं, प्रोफेशनल्स को ये देखना होगा कि उनकी इंडस्ट्री जैसे ग्लोबल कॉमर्स या कंप्लायंस कैसे प्रभावित हो रही है। और बिजनेस मालिकों के लिए तो ग्राहकों के व्यवहार और नए पेमेंट टूल्स पर नजर रखना बहुत ही क्रिटिकल है। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? खास करके अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से सोचें, हम सबने देखा है कि यहाँ मोबाइल और स्कैन बेस्ड पेमेंट्स जैसे यूपीआई को जिस तेजी से अपनाया गया है, वो एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए, इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, और वो ये कि भारत जैसे देश में किसी भी उपयोगी मॉडल का निच से नॉर्मल बनने का सफर आखिर कितना छोटा हो सकता है। बहुत छोटा? मतलब हमने देखा ही है कि ठेले वाले से लेकर बड़े शोरूम तक सभी एक क्यूआर कोड पर कैसे आ गए। एग्जैक्टली। भारत में तैयारी का मतलब 3 चीजें हैं। पहला, रेगुलेशन पर नजर रखना, जैसे प्राइवेट क्रिप्टो बनाम डिजिटल रुपया। हाँ। दूसरा, डिजिटल पेमेंट्स के विकास को देखना, और तीसरा, बिजनेस कंप्लायंस को समझना। क्या भारत की इस डिजिटल अपनाने की रफ्तार ही वो कारण है जिससे इस बदलाव को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है? बिल्कुल। कोई भी चीज यहाँ बहुत तेजी से फैल सकती है। अब यहाँ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। जब हमें पता चल गया कि भारत जैसे देशों में सब कुछ कितनी तेजी से बदल सकता है, तो सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि किन बदलावों पर सच में ध्यान देना है और किन्हें नजरअंदाज करना है। ये बहुत वैलिड कंसर्न है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो इतना शोर है। अति आत्मविश्वासी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हर दिन कुछ नया क्लेम करते हैं। हाँ, और यही हमें भावुक फैसलों से बचना चाहिए। शोर के बजाय संस्थानों पर नजर रखनी चाहिए। संस्थानों पर? मतलब किन पर? जैसे केंद्रीय बैंक, बड़े पेमेंट नेटवर्क्स, बड़ी टेक कंपनियों और रेगुलेटर्स पर ध्यान देना चाहिए। ओके। क्योंकि भविष्य न तो पूरी तरह से सिर्फ क्रिप्टो पर आधारित होगा और न ही पूरी तरह से पारंपरिक। तो कैसा होगा? हमारे रिसर्च नोट साफ कहते हैं कि ये एक मिश्रित यानी मिक्स्ड भविष्य होगा। मिक्स्ड भविष्य? हाँ, जहां पारंपरिक वित्त और डिजिटल एसेट्स एक साथ काम करेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई हाइब्रिड गाड़ी हो। हाइब्रिड गाड़ी? हाँ, मतलब जिसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजन एक साथ काम कर रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है जहां रातों रात पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी और नई दुनिया शुरू हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। और ये मिश्रित भविष्य आम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वो कैसे? इसका मतलब है कि रातों रात कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल, बस अनुकूल यानी अडेप्टेबल बने रहना है। वित्तीय तैयारी का मतलब इनाम के पीछे भागना नहीं, बल्कि जोखिम को समझना है। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हम एक निष्कर्ष निकालें, तो एक तैयार इंसान वो बिल्कुल नहीं है जो हर दिन क्रिप्टो की बात करे या फुल टाइम ट्रेडर बन जाए। बिल्कुल नहीं। एक तैयार इंसान वो है जो बुनियादी बातों को समझता है, जिसने अपनी डिजिटल सुरक्षा मजबूत रखी है और जो इन बदलावों को लेकर शांत रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये डिजिटल प्रणालियां हमारे समाज का हिस्सा बन जाती हैं, जो कि वो बनी रही हैं, हाँ, तो उनके बारे में पहले से साक्षर होना ही सबसे बड़ा हथियार है। सही बात है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम हर रोज ऐसे सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हमने खुद नहीं चुना। जैसे कि हमारा वर्तमान बैंकिंग और पेमेंट नेटवर्क। एग्जैक्टली। हमने उन्हें नहीं बनाया, लेकिन हम उनका रोज इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी से समझना हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, साक्षरता ही बचाव है। तो इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार, एक ऐसा सवाल जो हमें स्रोत सामग्री से आगे की सोचने पर मजबूर करता है। शुरुआत में हमने एक पुराने चमड़े के बटुए और पेपर कैश की बात की थी। हाँ, की थी। उस फिजिकल सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या थी?
जब हम कैश देते हैं तो उस लेन देन का कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छूटता। बिल्कुल, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उसमें एक गुमनामी होती है, एक एनोनिमिटी होती है। अब जरा सोचिए, अगर भविष्य में पैसा, पहचान और डिजिटल ओनरशिप एक ही मिश्रित प्रणाली में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, सब कुछ एक साथ जुड़ जाए। हाँ, तो क्या हमारी डिजिटल प्राइवेसी और गुमनामी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये बहुत गहरा सवाल है। और क्या हम एक टैप पर सुविधा पाने के बदले में अपनी निजता की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करना होगा।